बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। जैसे कि हमने इससे पहले कहा था कि इंग्लिश सीखने के लिए या अरबी सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या है, शुरू में स्टोरीज पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। अक्सर लोग जो है ना सिर्फ ग्रामर में पड़े रहते हैं और जो है ना रीडिंग नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते रहना चाहिए। तो रीडिंग करने से हमें जो है ना सेंटेंस याद हो जाते हैं, बात याद हो जाती है हमें कि इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहें अगर इंग्लिश में बात करना है तो ये चीज़ जो है ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है ना 4th में 5th में, या जो लोग जो है ना बिगिनर्स हैं, है ना, जो लोग बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, जिन्हें एक भी सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्टोरी बुक ले लें और उसको पढ़ा करें, अंडरलाइन करें। और जो है ना एक स्टोरी को 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, और जो है ना 4 मरतबा पढ़ना चाहिए, 5 मरतबा पढ़ना चाहिए। यानी इतना ज़्यादा पढ़े कि वो जो है ना उसके सेंटेंस याद हो जाए आपको। तो एक स्टोरी को एक बार नहीं बल्कि 3 या 4 मरतबा पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज एक स्टोरी पढ़ते हैं हम। इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि कुछ मुसाफिर जो है ना, कुछ लोग, 2 बंदे जो है ना सफर कर रहे थे, आगे जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, तो वो आगे जाकर जो है ना दरख्त के नीचे आराम करते हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि ये दरख्त कैसा है, कोई यूजलेस है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, इसमें ना फ्रूट है, ना ये है, ना वो है, नाशुक्री करता है वो। तो दरख्त की तरफ से जवाब आता है कि तुम तो बड़े नाशुक्रे हो भाई, इस वक्त तुम मेरे ही साए में बैठे और मुझे बोलते हो कि यूजलेस है। तो चलिए इस स्टोरी को हम इंग्लिश में समझते हैं, तो ताकि जो है ना आपको समझ में आए कि इस बात को हम जो है ना, इस स्टोरी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम। हाँ जी, पढ़ो बाबा। The travelers and the plane tree. हाँ, ट्रैवलर्स का मतलब सफर करने वाले को हम कहते हैं ट्रैवलर। ट्रैवल का मतलब होता है इंग्लिश में सफर करना, ठीक है ना। ट्रैवल का मतलब क्या होता है, सफर करना। तो ट्रैवलर्स का मतलब होता है सफर करने वाले। एंड द प्लेन ट्री, प्लेन ट्री जो है ना उस ट्री को कहते हैं, उस दरख्त को कहते हैं जिसके अंदर फल फ्रूट वगैरह नहीं होते, सिर्फ साया होता है, तो उसको कहते हैं हम। चलिए। 2 men were walking along one summer day. एक मरतबा रिपीट करो। 2 men were walking along one summer day. हाँ, ये कह रहे हैं कि भी 2 men were walking along, 2 आदमी पैदल जा रहे थे साथ साथ, है ना। walking, they were walking, है ना। 2 men were, men कहेंगे हम, है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि नए नए जो पढ़ते हैं बच्चे तो उनको पता नहीं होता वेयर पढ़ना या वर पढ़ना। तो इसको हम जो है ना क्या पढ़ेंगे हम, इसको वर पढ़ेंगे हम। इसको क्या पढ़ेंगे हम, वर पढ़ेंगे, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे। 2 men were walking, 2 आदमी जा रहे थे, along साथ साथ, है ना, walking along साथ साथ जा रहे थे। तो was और were जब हम कहते हैं और ing के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, were walking पैदल जा रहे थे, कहेंगे कि मैं पैदल जा रहा था, तो हम कहेंगे I was walking। क्या कहेंगे हम, I was walking, है ना। मैं खेल रहा था, I was playing। तो इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है, जो चीज हम पढ़ते हैं उसके स्टाइल में हमें जो है ना 2 4 6 जुमले सेंटेंस बोलते आना चाहिए हमें। तो इस बात को कैसे कहेंगे हम, है ना। तो 2 आदमी पैदल जा रहे थे साथ साथ। वन समर डे, गर्मी के मौसम, गर्मी के दिनों में एक दिन। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, ठीक है ना। समर का मतलब क्या होता है, समर का मतलब क्या होता है, समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, ठीक है ना। और कहते हैं जो गर्मी की छुट्टियां होती है उसको कहते हैं समर हॉलीडेज या समर वेकेशन, है ना। तो समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, और जाड़े के मौसम को कहते हैं हम इंग्लिश में विंटर, है ना। तो विंटर और समर याद रखना चाहिए हमें ये अल्फाज। तो वन समर डे, गर्मियों के दिनों में एक दिन की बात है कि 2 आदमी पैदल जा रहे थे साथ में, है ना। गर्मियों की बात, देखिए मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, गर्मियों के दिनों की बात है कि एक मर्तबा 2 आदमी साथ में जा रहे थे। फिर क्या हुआ, soon it became हाँ too hot to go any further. हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई soon it became too hot, soon का मतलब जल्द ही, soon it became too hot to go। अब ये देखिएगा too hot to go जो है ना, ये फ्रेज है, ये इसको ऐसे याद करना चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको अभी कैसे होता है ये। तो soon बहुत जल्द या जल्द ही, it became too hot to go इतना ज्यादा गर्म हो गया, जल्द ही मौसम इतना ज्यादा गर्म हो गया कि जब आगे चलना नहीं हुआ। it became too hot to go, too hot to go का मतलब होता है इतना ज्यादा गर्म हो गया कि चलना मुश्किल हो गया। हम कहेंगे कि I am too weak to walk,
ये देखिएगा ये पैटर्न है ये। टू हॉट टू गो, बहुत इतना ज्यादा गर्म हो गया, उर्दू में हम कहेंगे इतना ज्यादा गर्म हो गया कि आगे चलना मुश्किल हो गया। एनी फर्दर, आगे, एनी फर्दर का मतलब क्या होता है आगे, आगे चलना जो है ना मुश्किल हो गया। तो ये देखिए टू हॉट और टू हॉट टू गो को ऐसे याद कर कहीं याद रखना चाहिए हमें। हम इंग्लिश में इस तरह अगर कहेंगे कि मैं इतना कमजोर हूं कि पैदल नहीं चल सकता, तो हमको इसी पैटर्न पे बोल सकते हैं हम कि आई एम टू वीक टू वॉक, आई एम too weak to walk. आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना कमजोर हूं कि पैदल नहीं चल सकता, मैं इतना भूखा हूं कि मैं जो है ना इस वक्त कोई काम नहीं कर सकता। तो हम कैसे कहेंगे इसी पैटर्न पे, मैं इतना भूखा हूं, क्या कहेंगे हम, मैं इतना भूखा हूं कि मैं काम नहीं कर सकता, तो कैसे कहेंगे इसी पैटर्न पे हम, I'm too hungry to work. हाँ हम ऐसे कहेंगे आई एम टू हंग्री टू वर्क। तो पहले जो है ना TOO कहेंगे हम, पहले क्या कहेंगे हम TOO, टू का मतलब बहुत ज्यादा है ना। तो मैं इतना भूखा हूं या मैं इतनी भूखी हूं कि जो है ना मैं काम नहीं कर सकती, तो आई एम टू हंग्री टू वर्क। तो ये पैटर्न जो है ना ऐसे सीखा जाता है। तो अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सून इट बिकेम टू हॉट टू गो एनी फर्दर, जल्द ही मौसम इतना गर्म हो गया कि आगे न चला गया। फिर क्या हुआ देखते हैं। एंड हाँ seeing a large plane tree nearby. हाँ, अब ये कह रहे हैं कि एंड सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री नियर बाई का मतलब होता है आसपास में। तो जब वो आगे नहीं चला गया उनसे और उनको एक नजर आया, क्या नजर आया, एंड सीइंग अ लार्ज का मतलब बहुत बड़ा, लार्ज का मतलब क्या होता है बहुत बड़ा है ना। स्मॉल कहते हैं छोटे को और लार्ज कहते हैं बड़े को है ना। कहेंगे कि दिस रूम इज वेरी लार्ज, ये कमरा जो है ना बहुत बड़ा है। कहेंगे दिस रूम इज वेरी स्मॉल, ये कमरा बहुत स्मॉल है, छोटा है। तो स्मॉल का अपोजिट होता है लार्ज। तो ये अल्फाज याद रखने चाहिए हमें। लार्ज का मतलब बड़ा, कोई भी चीज बड़ी हो है ना, कमरा बड़ा हो, घर बड़ा हो, कोई भी चीज, एनीथिंग बिग हम कहेंगे। तो लार्ज का मतलब बिग है ना। तो एंड सीइंग, सी का मतलब देखना, एंड सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री नियर बाई, और पास में ही उन्होंने जो है ना देखा एक बड़ा सा दरख्त, और पास ही एक बड़ा दरख्त देखकर क्या किया उन्होंने, दे थ्रू देमसेल्व्स, हाँ पढ़ो जी, They threw themselves हाँ on the ground to rest in its shade. हाँ दे थ्रू। अब इसको थ्रू नहीं पढ़ेंगे हम, इसको नहीं पढ़ेंगे हम थ्रू, क्या पढ़ेंगे हम इसको True. इसको थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू नहीं पढ़ेंगे। ये इसका जो फर्स्ट फॉर्म आता है थ्रो आता है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, कोई चीज, बॉल फेंकना, लकड़ी फेंकना, कचरा फेंकना, टू थ्रो है ना। थ्रू का सेकंड फॉर्म आता है थ्रू है ना। तो ये थ्रू है सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म आता है थ्रोन। तो थ्रोन। तो जो है ना बहुत सारे लोग जैसा देखते हैं वैसे पढ़ते हैं। तो ई को है ना इसी पैटर्न पे जो है ना क्रू आता है। प्लेन के अंदर जो काम करते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं क्रू, CREW, क्रू। तो थ्रू, तो दे थ्रू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को डाल दिया, दे थ्रू। तो जब उन्होंने देखा कि बड़ा सा दरख्त है तो उन्होंने डाल दिया, दे थ्रू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को डाल दिया कहाँ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, ग्राउंड का मतलब क्या होता है जमीन होता है ना। उन्होंने अपने आप को जमीन पर डाल दिया, यानी वो जमीन पर लेट गए। टू रेस्ट इन इट्स शेड, टू रेस्ट इन इट्स शेड, दरख्त के साए में आराम करने के लिए। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट का मतलब क्या होता है आराम करना। तो किस लिए उन्होंने अपने आप को डाल दिया, दे थ्रू देमसेल्व्स। अब दोबारा देखिएगा, दे थ्रू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को डाल दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टू रेस्ट इन इट्स शेड, दरख्त के साए में आराम करने के लिए। शेड का मतलब होता है साया, शेड का मतलब क्या होता है किसी दरख्त का साया या किसी छत का साया, उसको शेड कहते हैं। और हमारा जो साया रहता है, जैसे इंसान है, हम लोग चलते हैं कि नहीं धूप में, जब हम चलते हैं तो हमारे पीछे साया रहता है, तो उसको शेड नहीं कहेंगे, उसको शैडो कहेंगे, परछाई, उर्दू कहते हैं परछाई या साया। तो हमारे इंसान का या जानवर का या किसी घर का, देखेंगे आपके जब धूप होती है तो घर का साया होता है, इसी तरह हमारा इंसान का साया होता है, जानवरों का साया होता है, परछाई होती है। तो उसको इंग्लिश में शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम इंग्लिश में, शैडो, SHADOW, शैडो। और ये दरख्त का जो साया होता है जिसके नीचे हम बैठते हैं उसको शेड कहते हैं हम। इसी तरह कोई छत हो, फॉर एग्जाम्पल रूफ हो, कोई छत हो, हम उसके नीचे बैठे तो हम कहेंगे वी आर सिटिंग अंडर द शेड है ना। तो शेड एंड शैडो दोनों के अंदर फर्क होना चाहिए। और रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट का मतलब क्या होता है आराम करना। हम कहते हैं कि भी थोड़ा सा आराम कर ले, तो हम कहेंगे कि
हैव सम रेस्ट या टेक सम रेस्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसके साये में आराम करने के लिए, इसके साये में यानी दरख्त के साये में आराम करने के लिए वो दोनों जमीन पर गिर पड़े, वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। हाँ, उसके साये में आराम करने के लिए वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। फिर क्या हुआ आगे, व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी, Gazing up into the branches, हाँ, gazing up into the branches, one man said to the other. one man है ना, said to the To the other। other। तो gazing up, gazing up का मतलब होता है गेज का, गेज करने का मतलब होता है घूरना, किसी चीज को घूरना, है ना, गौर से देखना किसी चीज को, उसको कहते हैं गेज करना, GAZE, गेज। गेजिंग अप का मतलब होता है घूरते हुए, गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस, गेजिंग अप, गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस, दरख्त की शाखों की तरफ घूरते हुए, है ना, गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस, दरख्त की जो शाखें थी उनकी तरफ घूरते हुए, वन मैन सेड टू द अदर, एक आदमी ने दूसरे से कहा, एक आदमी ने दूसरे से कहा। देखिएगा उर्दू में, एक आदमी ने शाखों की तरफ नजरें उठाकर दूसरे से कहा, क्या कहा? हाँ जी, What a useless tree this is. हाँ, उसने कहा कि व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, कितना बेकार है ये दरख्त। व्हाट अ यूजलेस ट्री इज दिस, या व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, ये कितना बेकार फालतू दरख्त है, ये कितना फालतू पेड़ है, ये कितना बेकार पेड़ है ये, है ना। तो उर्दू में भी हमने लिखा है कि ये कितना बेकार दरख्त है। यूजलेस का मतलब होता है, यूजलेस का मतलब क्या होता है? बेकार, फालतू। लेकिन जो चीज काम की उसको कहते हैं यूजफुल। देखिए यूजलेस का अपोजिट क्या आता है? यूजफुल। यूजफुल कहेंगे कि भी ये चीज जो है ना बहुत यूजफुल है, दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग, है ना, या दिस थिंग इज वेरी यूजफुल, ये चीज बहुत यूजफुल है, यानी बहुत जो है ना काम की चीज है। पर कहेंगे कि ये काम की चीज नहीं, बेकार है, फालतू है, तो कहेंगे दिस इज वेरी यूजलेस। कहेंगे कि तुम फालतू इंसान हो, यू आर यूजलेस मैन, यू आर यूजलेस, कहेंगे तुम बेकार आदमी हो, तुम बेकार हो, तुम फालतू हो, तुम किसी काम के नहीं हो। हम उर्दू हम किसी कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तो हम कहते हैं यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस कहते हैं। और एक बात इंग्लिश में और एक जुमला भी बोलते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज और भी आता है, किसी को कहना हो कि तुम जो है ना किसी काम के नहीं हो, तो उसको यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा भी कहते हैं हम इंग्लिश में, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो यू आर गुड का मतलब तुम अच्छे नहीं हो, तो यू आर गुड का मतलब तुम अच्छे हो, यू आर गुड फॉर नथिंग का मतलब तुम बिल्कुल फालतू हो, किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो देखिएगा किसी इंसान को अगर कहना हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो हम उसको यू भी कह सकते हैं कि यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस, तुम फालतू हो, या हम कह सकते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट डज नॉट हैव फ्रूट और नट्स दैट वी कैन ईट। हाँ, कहा उसने कि इट डज नॉट हैव फ्रूट और नट्स दैट वी कैन ईट, यानी इतना फालतू है, ये बेकार है कि इट डज नॉट हैव फ्रूट, कि इसके अंदर फल नहीं है, फल या मेवे नहीं है ना। तो फ्रूट का मतलब होता है फल, जैसे आम है, अमरूद है, उसको फ्रूट कहेंगे। और नट्स का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, उसको नट्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ड्राई फ्रूट भी कहते हैं उसको इंग्लिश में हम। तो याद रखिएगा फ्रूट का मतलब क्या होता है? आम, अमरूद, सेब वगैरह। और नट्स का मतलब क्या होता है? ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, उसको इंग्लिश में नट्स कहते हैं। तो फ्रूट्स एंड नट्स। तो कहा कि इट डज नॉट हैव फ्रूट और नट्स, इसके अंदर न तो फल है न तो कोई जो है ना मेवे हैं, दैट वी कैन ईट, जिसे हम खा सके, दैट वी कैन ईट, जिन्हें हम खा सके। तो डज नॉट हैव का मतलब इसके अंदर नहीं है, डज नॉट हैव का मतलब क्या होता है? इसके अंदर नहीं है, तो इसमें फल या मेवे नहीं है जो हम खा सके। आगे देखते हैं हम, एंड we cannot even use its wood for anything। हाँ, और कहा कि एंड वी कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, याद रखिएगा, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखेंगे, कैन नॉट वन वर्ड है ये, अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, कैन को अलग लिखते हैं और नॉट को अलग लिखते हैं, लेकिन ये दो अलग लफ्ज नहीं है, इट इज अ वन वर्ड, इट इज अ सिंगल वर्ड, है ना। एंड वी कैन नॉट इवन यूज इट्स वुड फॉर एनीथिंग, और हम इतना फालतू दरख्त है, ये बेकार है कि हम इसकी लकड़ी भी किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फर्नीचर बना सकते हैं, ना, है ना घर बना सकते इससे, तो लकड़ी भी किसी काम की नहीं है, दरख्त इसके अंदर जो है ना कोई फल फ्रूट या मेवे भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि भी और हम इसकी लकड़ी को भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो देखिएगा वी कैन नॉट यूज इवन एंड वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट इवन यूज, इवन का मतलब भी, है ना। अच्छा तो फिर क्या कहा, तो फिर आगे पढ़ो क्या हुआ आगे। Don't be so ungrateful. हाँ, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, इतने नाशुक्रे मत बनो। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार बनना। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, शुक्रगुजार होना। जैसे कहेंगे कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, वी आर ग्रेटफुल टू अल्लाह, है ना, या हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। तो ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, शुक्रगुजार। जो इंसान शुक्रिया अदा करता है किसी का, अल्लाह ताला का या किसी इंसान का, उसको कहेंगे कि भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, या मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कैसे कहेंगे हम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत जो है ना ममनून हूँ या शुक्रगुजार हूँ, या आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और उसका अपोजिट क्या था, अनग्रेटफुल। अन लगा देने से अपोजिट बन जाता है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड ऐसे जिसमें अन लगा देने से उल्टा माना देता है वो, है ना। तो ग्रेटफुल अनग्रेटफुल, हैप्पी अनहैप्पी, हेल्दी अनहेल्दी, है ना। तो ऐसा रहता है इंग्लिश में। तो कहा कि भाई डोंट बी सो अनग्रेटफुल, इतना नाशुक्रा मत बनो, इतना नाशुक्रा मत बनो। रसल द ट्री इन रिप्लाई, रसल, रस्टल नहीं पढ़ेंगे इसको हम, रस्टल, ये इसके अंदर जो टी है ना ये साइलेंट है, टी की आवाज को नहीं निकालेंगे हम, तो इसको रस्टल्ड नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इसको हम, रसल। रसल द ट्री इन रिप्लाई, जवाब में दरख्त ने कहा, दरख्त ने जवाब में कहा, है ना। तो रसल का मतलब होता है, ये कौन सी आवाज होती है रसल, जैसे कि हमें जवाब देना हो तो हम कैसे कहेंगे, हम जवाब देना हो तो हम मुंह से जवाब देते, जुबान से जवाब देते। लेकिन पेड़ पौधे जो जवाब दे रहे हैं तो उनकी तो कोई जुबान नहीं, तो उनसे आवाज निकलती है ना वो, तो साए साए की, है ना। तो जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा, जब हवा चलती है तो साए साए की आवाज चलती है ना। इसी तरह दरख्त के पास भी जो ना बैठेंगे, हवा चलेंगे तो वो एक हवा एक चलती है उसकी आवाज, उसको कहते हैं रसल, है ना। तो रसल द ट्री इन रिप्लाई, दरख्त ने जवाब में कहा, है ना, दरख्त ने जवाब दिया, इतना नाशुक्रा मत बनो, उसने कहा। अच्छा फिर आगे क्या है, हाँ अच्छा उसके बाद I am being extremely useful to you at this very moment. I am being extremely useful to you at this very moment. हाँ, एक दरख्त ने कहा कि I am being extremely useful, मैं इस वक्त जो है ना, I am being extremely, extremely का मतलब बहुत ज्यादा, इंतहाई। I am being extremely useful, देखिएगा मैंने इससे पहले बताया ना कि यूजफुल का मतलब फायदे वाली चीज, और यूजलेस का मतलब बेकार चीज। तो आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू एट दिस वेरी मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है टाइम, वक्त, लम्हा, लहजा, है ना। तो एट दिस वेरी मोमेंट, इस वक्त, एट दिस वेरी मोमेंट का मतलब क्या होता है, इस वक्त, है ना। और आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हूं। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल, मैं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हूं, टू यू आपके लिए, एट दिस वेरी मोमेंट, इस वक्त, है ना। ये पूरे जुमले का मतलब क्या होगा, एट दिस वेरी मोमेंट का मतलब क्या होगा, इस वक्त, इस वक्त, हाँ। तो फिलहाल, मैं तो अभी तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा हूं। इसको उर्दू में कैसे कहेंगे हम, मैं तो अभी या इस वक्त तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा हूं, है ना। कैसे फायदेमंद साबित हो रहा हूं, पढ़ो इसको। Shielding you from the hot sun. हाँ, देखो मैं कैसे फायदेमंद साबित हो रहा हूं तुम्हारे लिए। शील्डिंग यू, शील्डिंग यू, शील्ड का मतलब होता है किसी चीज से, जब हम जो पुराने जमाने में लड़ाई झगड़ा करते थे कि नहीं, तो पुराने जमाने में तो तलवार से लड़ते थे ना, तो अपने आप को बचाने के लिए एक वो होता था, उसको शील्ड बोलते थे। अपने फेस के सामने, चेहरे के सामने ऐसा लगाते थे, उसको शील्ड कहते हैं, है ना। तो शील्डिंग यू यानी जो है ना सेविंग यू, शील्डिंग यू का मतलब प्रोटेक्टिंग यू, सेविंग यू, मैं तुमको बचा रहा हूं। कैसे हो, इस वक्त फायदेमंद हो तुम्हारे लिए, शील्डिंग यू, तुम्हें बचा रहा हूं, किससे, फ्रॉम द हॉट सन, ये धूप से, फ्रॉम द हॉट सन, इंतहाई जो धूप है ना उससे बचा रहा हूं मैं। सूरज की, सन का मतलब सूरज भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। सन का मतलब सूरज भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है। तो यहाँ पर धूप कहेंगे हम, सूरज की भी कह सकते हैं लेकिन हम धूप भी कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं, जो सख्त गर्मी है उससे, सख्त जो धूप है उससे, है ना।
तो तुमको तपती धूप से बचा रहा हूँ। उर्दू में क्या कहेंगे, हॉट सन को क्या कहेंगे हम, तपती धूप। तुमको तपती धूप से मैं जो है ना बचा रहा हूँ। एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, और तुम हो, एंड यू कॉल मी, और तुम मुझे जो है ना बुला रहे हो या तुम मुझे बोल रहे हो, अ गुड फॉर नथिंग, यानी बेफायदा। अभी मैंने बताया था कि नहीं आपको, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेफायदा, है ना। तो ये देखिएगा पूरा फ्रेज है इसमें, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं है, वो बेफायदा है। तो दरख्त ने जवाब दिया कि मैं तो अभी तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा हूँ, मैं तुमको जो है ना इतनी तपती हुई धूप से बचा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे बेफायदा बोलते हो, और तुम हो कि मुझे बेफायदा कहते हो। एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग। कॉल का मतलब होता है पुकारना, आवाज देना, और किसी का नाम, किसी को कुछ बोलना भी, है ना। बोलेंगे कि डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल बैड नेम्स, किसी को जो है ना बुरे नाम से मत बुलाओ, या किसी को जो है ना किसी का नाम मत रखो, है ना। तो आगे क्या हो रहा है देखें। तो ये यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है ना। तो यही बात जो है ना, तो देखे जो है ना इंसान को जो है ना इस सबक, इससे हमें क्या सबक मिला, इससे क्या अच्छा ये बता रहे हैं कि ऑल ऑफ गॉड्स, पढ़ो इसको, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस हैव अ गुड पर्पस। Islam teaches us that we should never belittle Allah's blessings. कह रहे कि ऑल ऑफ, ये हमको मॉरल क्या मिला इस स्टोरी से, सबक क्या, मॉरल का मतलब सबक, हमको इस स्टोरी सबक ये मिला कि ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस, अल्लाह ताला की जितनी मखलूकात हैं, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस, क्रिएशन का मतलब होता है मखलूक, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, मखलूक, है ना। जैसे कि हम हैं, इंसान है, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, जानवर है अल्लाह की क्रिएशन है, पेड़ पौधे अल्लाह की क्रिएशन है। तो क्रिएशंस का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला की वो सारी चीजें जो अल्लाह ने बनाई, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिएशन, अल्लाह की बनाई हुई चीजें, उसको हम उर्दू में कहते हैं मखलूकात, अल्लाह ताला की मखलूकात। क्रिएट करना का मतलब होता है बनाना, है ना। अल्लाह ने हमको बनाया, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, है ना। क्या कहेंगे हम, अल्लाह हैज क्रिएटेड अस। अल्लाह ने जानवरों को बनाया, अल्लाह हैज क्रिएटेड एनिमल्स, अल्लाह ने हर चीज बनाई, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, है ना। तो क्रिएशन एंड क्रिएट एंड क्रिएशन, क्रिएट एंड क्रिएशन, है ना। और अल्लाह ताला को क्या कहते हैं हम, क्रिएटर, अल्लाह ताला को क्या कहते हैं हम, क्रिएटर। उर्दू में कहते हैं खालिक, क्योंकि उसने बनाया, तो बनाने वाले को क्रिएटर, और जो चीज बनाएगी उसको क्रिएशन, उसको क्या कहेंगे हम, क्रिएशन। तो कह रहे कि ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस, अल्लाह की जितनी बनाई हुई चीजें हैं दुनिया में, हैव ए गुड पर्पस, उनका कुछ ना कुछ मकसद है। गुड पर्पस का मतलब उनका कुछ ना कुछ काम है, गुड पर्पस का मतलब उनका कुछ ना कुछ मकसद है। यानी दुनिया में जो भी चीज बनी है, अल्लाह ने बनाई है, वो किसी न किसी काम के लिए। अगर मिट्टी भी है तो वो किसी न किसी काम की है। अगर मिट्टी ना हो तो दुनिया में पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो मिट्टी, लोग समझते हैं कि लोग जो है ना अपने कपड़े को से जो है ना मिट्टी को धोते हैं, मिट्टी से लोग भागते हैं, मिट्टी पर बैठते नहीं, हाथ नहीं लगाते, लेकिन वही मिट्टी जो है ना हमको अनाज और गल्ला देती है। तो जो है ना अल्लाह ताला की कोई भी चीज जो है ना बनाई हुई बेफायदा नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं कि ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस हैव ए गुड पर्पस, अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी चीजें उनका कोई ना कोई मकसद है ना। और कह रहे हैं कि इस्लाम टीचेस अस, इस्लाम हमको सिखाता है, इस्लाम टीचेस अस, इस्लाम हमको सिखाता है, क्या सिखाता है, दैट के वी शुड नेवर बिलिटिल, वी शुड नेवर बिलिटिल अल्लाह ब्लेसिंग्स, कि हमें अल्लाह की नेमतों को कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह, इस्लाम क्या बताता है हमको, हमें अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए। बिलिटिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हकीर समझना। लिटिल का मतलब होता है छोटी सी चीज, लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटी चीज। लेकिन बिलिटिल का मतलब क्या होता है, किसी को हकीर समझना। बिलिटिल देखो बहुत सा, हमें अगर उर्दू में बोलना हो कि मुझे हकीर मत समझो, तो कैसे कहेंगे, डोंट बिलिटिल मी, डोंट बिलिटिल मी, मुझे हकीर मत समझो तुम, है ना। तो बिलिटिल का मतलब होता है हकीर समझना। हकीर समझने को इंग्लिश में और भी एक लफ्ज बोलते हैं, है ना, अंडर एस्टिमेट करना। कहीं किसी को हकीर मत समझो तो कहेंगे डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी या एनीवन, डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, किसी को भी जो है ना हकीर मत समझो। तो देखिएगा हकीर समझने के लिए एक लफ्ज याद रखिए इंग्लिश में, बिलिटिल, है ना, बिलिटिल। तो खुदा की तमाम मखलूकात का, तो उर्दू है कि खुदा की तमाम मखलूकात का कोई ना कोई मकसद है। इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम टीचर्स अस, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह की नेमतों को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए, है ना।
वी शुड नेवर बिलिटिल, वी, इसको याद करना चाहिए। अच्छे अच्छे जुमले क्या करना चाहिए, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या है कि अब हमने ये जो है ना स्टोरी पढ़ ली ना, तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो है ना लिख लेना चाहिए हमें डायरी में। जैसे कि एक सेंटेंस ये लिख डाले कि गुड फॉर नथिंग, बेकार है, फालतू है, ये यूजलेस, तो लिखे सेंटेंस के भाई यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम फालतू आदमी हो, तुम बेकार आदमी हो। लिख ले के भाई जो है ना हमें किसी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए, तो उसका सेंटेंस लिख ले डायरी में, अपने नोटबुक में लिख ले कि वी शुड नेवर बिलिटिल एनीथिंग, है ना। तो इंग्लिश सीखने के लिए या अरबी सीखने के लिए कोई भी चीज सीखते ना हम, तो हमें अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, जो अच्छा सेंटेंस है, तो हमने इस पूरी कहानी के अंदर कम से कम जो है ना 3 या 4 सेंटेंस लिख कर रख लेना चाहिए, है ना, ताकि जो है ना हमें इस्तेमाल में जब हम जरूरत पड़े तो बोल सके। जब हमें बोलना पड़े कि हमें हकीर समझने के लिए इंग्लिश नहीं मालूम और बेफायदा या यूजलेस कहना हो तो उसके लिए अच्छा वर्ड नहीं मालूम, तो गुड फॉर नथिंग या यूजलेस, फायदेमंद है तो उसको कहेंगे यूजफुल, है ना। तो और इस वक्त कहेंगे एट द वेरी मोमेंट, कहेंगे कि इस वक्त मैं जो है ना जो है गाड़ी में हूँ, आई एम इन द बस या आई एम इन द कार एट दिस मोमेंट, है ना। मैं अभी घर पर हूं तो कहेंगे आई एम एट होम एट द मोमेंट, है ना, आई एम एट होम एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट को लिख के रखना चाहिए हमें कि एट द मोमेंट का मतलब होता है इस वक्त, इस वक्त जो है ना राइट नाउ, यानी राइट नाउ, राइट नाउ मैं इस वक्त घर में हूं, तो हम इसको दो स्टाइल में बोल सकते हैं, आई एम होम, आई एम एट होम भी बोलते हैं, आई एम होम भी बोलते हैं, है ना। मैं इस वक्त घर में हूं तो कहेंगे आई एम होम, आई एम होम का मतलब मैं घर हूं नहीं, मैं घर पर हूं को हम इंग्लिश में ऐसा भी कहते हैं, आई एम एट होम या आई एम होम। आई एम होम का मतलब ये नहीं होगा कि मैं घर हूं, मैं घर पर हूं तो कहेंगे कि आई एम होम राइट नाउ या आई एम होम एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, है ना। तो हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। और मैंने चाहा कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इंग्लिश सीखने या अरबी सीखने के लिए क्या है, यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन सीखते नहीं। धीरे धीरे सीखना चाहिए, स्लो जाना चाहिए हमें, है ना। जो है ना आप सिर्फ जो है ना एक 10 मिनट में किसी के जो है ना किसी ने लेक्चर दे दिया इंग्लिश में, आपने सुन लिया, उसके बकबक को सुन लिया आपने, लेकिन आपने उसमें से 2-4 सेंटेंस नहीं याद किए तो कोई फायदा नहीं है। तो हम अपनी बात को यहीं तो खत्म करते हैं और उम्मीद है कि जो है ना ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, साबित होगा इंशाल्लाह। आई होप दैट दिस वीडियो would be useful for you.